राज्यपाल। राज्यपाल भारत में राज्य का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है। संघ स्तर पर राष्ट्रपति की तरह भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्यपाल के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 153 में देखें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। BR अम्बेडकर ने राज्यपाल के पद को सीमित और नाम मात्र शक्तियों वाला एक सजावटी पद बताया था। उनका यह दृष्टिकोण संविधान सभा की बहसों के दौरान सामने आया, जहां उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में रेखांकित किया, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य देखें। संघीय स्तर पर राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती है। कार्यपालिका में देखें तो मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करती है तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त आदि जैसे महत्वपूर्ण राज्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करती है। विधायी कार्य में देखें तो राज्य विधानमंडल को बुलाना, सत्रावसान करना, भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200 के हिसाब से वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों के 6ठे भाग को नामित करता है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, अध्यादेश जारी करता है इत्यादि। वित्तीय शक्ति में देखें तो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का बजट विधानमंडल के समक्ष रखा जाए। धन विधेयक के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है। उनकी सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करना। न्यायिक कार्य में देखें तो वह राज्य कानून के विरुद्ध अपराधों के लिए क्षमा, विलंब, राहत और दंड में छूट दे सकता है या सजा को निलंबित कर सकता है और उसे कम कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियां देखें तो यद्यपि सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होते हैं, फिर भी वे निम्नलिखित स्थितियों में विवेकानुसार कार्य कर सकते हैं। पहला, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री को आमंत्रित करना। दूसरा, विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना और मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। तो इस प्रकार से ये सभी विभिन्न शक्तियां हैं राज्यपाल के। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल की भूमिका। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल। 156 राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। 158 राज्य की पद की शर्तें। अनुच्छेद 161 क्षमा, प्रलंबन और छूट प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 163 राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचित करने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 174 मंत्रिपरिषद की ये मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और भंग कर सकता है। अनुच्छेद 200 राज्य विधेयकों पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनः पारित होने पर अनुमति देनी होगी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 239 उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित संघ राज्य क्षेत्र। अब देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में तो भारत में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण और संवैधानिक रूप से परिभाषित है। वह राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक जटिल और व्यापक है। राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों के संदर्भ में। आइए इस पर एक व्यापक नज़र डालें। पहला, संवैधानिक भूमिका। राज्यपाल की भूमिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 के अंतर्गत परिभाषित है। राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का मुखिया होता है। वह अपने कार्यों के लिए मुख्यतः राज्य मंत्रिपरिषद से परामर्श करता है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल कुछ सीमित मामलों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। दूसरा देखें तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन। राज्यपाल का प्राथमिक कार्य राज्य प्रशासन में संतुलनकारी भूमिका निभाना है। राज्यपाल की शक्तियों में विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना
और विधानसभा को भंग या निलंबित करने की सिफारिश करना शामिल है। हालांकि यह शक्ति अक्सर राजनीति और राज्य सरकार के साथ टकराव का कारण बनती है। विवेकाधीन शक्तियाँ देखें तो राज्यपाल के पास कुछ महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, जैसे चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना अनुच्छेद 356 के हिसाब से। हालांकि इन शक्तियों के प्रयोग से राज्य और केंद्र सरकार के बीच तनाव पैदा हो सकता है, खासकर जब राज्य और केंद्र सरकारें अलग अलग राजनीतिक दलों की हो। इसके बाद देखें, आगे देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करना। राजनीतिक हस्तक्षेप। राज्यपाल पर अक्सर केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय लेने का आरोप लगाया जाता है, खासकर जब राज्य में विपक्षी दल का शासन हो। ऐसे आरोप केंद्र राज्य संबंधों में असंतुलन पैदा करते हैं। ये मुद्दे तनाव बढ़ाते हैं और संवैधानिक संकट का कारण बन सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सामंजस्य। राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए निर्धारित है। उनका कार्य सुनिश्चित करना है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चले। हालांकि इस भूमिका के व्यवहारिक कार्यान्वयन में यह देखा गया है कि राज्यपाल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता राजनीतिक दबाव और केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होती है। आलोचनाएं और सुधार की आवश्यकता। राज्यपाल की भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। कुछ प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, पक्षपात का आरोप। राज्यपाल पर अक्सर केंद्र सरकार के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया जाता है। राजनीतिकरण। राज्यपालों की नियुक्ति में राजनीतिक कारकों का प्रभाव अक्सर विवाद का कारण बनता है। संविधान की भावना का उल्लंघन। कुछ अवसरों पर राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णयों को संविधान की भावना के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र राज्य संबंधों में असंतुलन को दूर करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता है। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया गया है और उन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं। पहला, राजमन्नार समिति ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की सिफारिश की है। सरकारिया आयोग ने सिफारिश की कि पहला, कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में सावधानी बरती जाए। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए। और तीसरा, राज्यपाल राज्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए राज्यपाल का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके कार्यों के क्रियान्वयन में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता है, ताकि राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच निष्पक्षता और संवैधानिक संतुलन बनाए रख सके। भारत में राज्यपाल के पद से संबंधित चुनौतियां। पहला, विधेयकों की स्वीकृति में विलंब। राज्यपाल अक्सर सहमति को रोक लेते हैं या उसमें देरी करते हैं, जिससे विधायी गतिरोध पैदा होता है और संघवाद कमजोर होता है। अनुच्छेद 200 के यथाशीघ्र कार्यवाही करने के आदेश के बावजूद 2 वर्षों से अधिक की देरी हुई। उदाहरण के लिए पंजाब, तमिलनाडु लंबे समय तक देरी के कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरा देखें तो पक्षपातपूर्ण आचरण और केंद्रीय प्रभाव। संघ द्वारा नियुक्त राज्यपालों को केंद्र के एजेंट के रूप में देखा जाता है, जो सत्तारूढ़ दल के हितों का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश देखें, 2016 में राज्यपाल के कार्यों के कारण सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया इस फैसले को। तीसरा देखें तो सरकार गठन में विवेक का दुरुपयोग। त्रिशंकु विधानसभाओं में राज्यपाल समान मानदंडों के अभाव में मनमाने ढंग से पार्टियों को आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कर्नाटक 2018 में बहुमत साबित करने के लिए अनुचित समय, महाराष्ट्र में 2019 में आधी रात को शपथ ग्रहण के कारण 80 घंटे की सरकार चली। ये उसके बाद विश्वविद्यालय नियुक्तियों पर विवाद। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल अक्सर कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यों के साथ टकराव में रहते हैं, जिससे शिक्षा जगत में उनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल 2023 में देखें तो एक तरफा नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई। केरल 2023 में देखें तो राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने कुलपति की नियुक्ति करने से पहले सरकार से परामर्श न करके नियमों की अनदेखी की है। फिर उसके बाद देखें तो जवाबदेही का अभाव। राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं अनुच्छेद 156 के हिसाब से। उनके विरुद्ध कोई महाभियोग तंत्र नहीं है। नियंत्रण का अभाव सत्ता के गैर जवाबदेह प्रयोग को बढ़ावा देता है। इसके बाद देखें प्रशासन में अतिक्रमण। राज्यपाल अक्सर फाइलों में देरी करके, नीतियों पर सवाल उठाकर या मुख्यमंत्रियों को दरकिनार करके शासन में हस्तक्षेप करते हैं। अनुच्छेद 163 को देखें तो उदाहरण के लिए दिल्ली में 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेवाओं को उपराज्यपाल नहीं बल्कि निर्वाचित सरकार नियंत्रित करती है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन का मनमाना उपयोग। ऐतिहासिक रूप से राज्यपालों की रिपोर्टों ने राजनीति से प्रेरित होकर अनुच्छेद 356 की घोषणाएं की है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में 2016 में देखें तो शक्ति परीक्षण से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई।
नोट देखें तो एस आर बोमई 1994 के फैसले ने दुरुपयोग को सीमित कर दिया, लेकिन चिंताएं बनी रही। बिहार के संदर्भ में देखें तो 2005 में विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण त्रिशंकु विधानसभा बनी। एनडीए जेडीयू भाजपा गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और दावा किया कि उनके पास पर्याप्त समर्थन है। राज्यपाल की कार्रवाई, राज्यपाल बूटा सिंह ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि अनैतिक तरीके यानी दल बदल खरीद फरोख्त के माध्यम से बहुमत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शक्ति परीक्षण से पहले विधानसभा को भंग करने की सलाह दी। परिणाम स्वरूप बिहार में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया मार्च 2005 में। न्यायिक निर्णय देखें तो रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम भारत संघ 2006 में सर्वोच्च न्यायालय में आना कि राज्यपाल की रिपोर्ट असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और बाहरी विचारों पर आधारित थी। विधानसभा का विघटन जो है वो अवैध था। हालांकि चूंकि नए चुनाव पहले ही हो चुके थे, इसलिए न्यायालय ने विधानसभा को बहाल नहीं किया। तो 2017 में नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार के लिए आरजेडी और बीजेपी को तोड़ा। आरजेडी का दावा सबसे बड़ी पार्टी का था, लेकिन बीजेपी ने केसरीनाथ त्रिपाठी को नियुक्त कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 2023 में देखें तो बिहार विश्वविद्यालय खाता फ्रीजिंग विवाद। बिहार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के बैंक खाते को फ्रीज करने और समीक्षा बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले प्रतिकुलपतियों के वेतन रोकने का आदेश दिया। कुलपतियों के रूप में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने इस पर आपत्ति जताई और इसे मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, क्योंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत विश्वविद्यालयों का वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण कुलाधिपति के पास होता है। इस कदम से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव शुरू हो गया, जिससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, उचित प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण पर सवाल उठे। पटना उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बहाल करते हुए बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय के मामले देखें तो एस आर बोमई पृष्ठभूमि, कई राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 के तहत बहुमत खोने के आधार पर अक्सर राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्तगी कर दिया गया था। निर्णय देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से राष्ट्रपति शासन लागू करने पर कड़ी पाबंदियां लगाई है। इसने कहा कि किसी सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसके बाद है नवाब राबिया बनाम उप सभापति 2016 का मामला है। तो पृष्ठभूमि देखें इसका तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल ने मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा सत्र की समय सीमा आगे बढ़ा दी, जिसके कारण राजनीतिक उथल पुथल हुई और सरकार बर्खास्त कर दी गई। निर्णय में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना सदन की बैठक बुलाने, उसे आगे बढ़ाने या भंग करने के लिए विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दुर्लभ संवैधानिक स्थिति को छोड़कर राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक प्रमुख की है, न कि विधायी कार्य प्रणाली में एक स्वतंत्र प्राधिकारी की। फिर देखिए तीसरा मामला रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 का। तो पृष्ठभूमि 2005 के बिहार चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। किसी भी शक्ति परीक्षण से पहले राज्यपाल बूटा सिंह ने सरकार बनाने में अनैतिक तरीके का आरोप लगाते हुए विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और नए चुनाव कराए गए। निर्णय में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल की रिपोर्ट असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और बाहरी आधारों पर आधारित थी। बिहार विधानसभा का विघटन जो है वो अवैध था। इसका एक और मामला है रघुकुल तिलक मामला 1979। राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है और उसका पद एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है। केंद्र राज्यपाल द्वारा निभाई गई भूमिका जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब देखते हैं हालिया मामला, तमिलनाडु मामले 2023 में राज्यपाल ने 10 विधेयकों पर कार्रवाई रोक दी या देरी कर दी। कुछ में 2 साल से अधिक का समय लगा, जिससे विधायिका के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल एक स्वतंत्र प्राधिकारी नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधा है। वो विधायी प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए देरी या विवेक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यह लोकतंत्र और संघवाद को कमजोर करता है। संवैधानिक विश्वास के सिद्धांत पर जोर देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट समय सीमा तय कर दी। सहमति या आरक्षण के लिए 1 महीना और विधेयक को वापस करने के लिए 3 महीने और फिर से अधिनियमित होने पर सहमति देने के लिए 1 महीना। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विधेयक राष्ट्रपति के लिए केवल प्रारंभिक चरण में ही आरक्षित किया जा सकता है, विधानसभा द्वारा पुनः पारित होने के बाद नहीं। हालांकि आपको पता होगा कि अप्रैल में इस तरह की घोषणा की गई अभी, और हाल का ही अब ये है नवंबर की बात है कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को भी गैर संवैधानिक करार दे दिया गया है। ठीक है, तो खैर सिफारिश में देखें तो सरकारी आयोग प्रमुख सिफारिश 356 राष्ट्रपति शासन में देखें तो इसका प्रयोग कम से कम केवल अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जैसे राजनीतिक संकट, टूटन या तोड़फोड़ के रूप में इसका करें, तो इसे लागू करने से पहले पूर्व चेतावनी जारी करें और विकल्प तलाशें। इसके बाद है कि उद्घोषणा में संसदीय जांच के लिए आवश्यक तथ्य शामिल होने चाहिए। राज्यपाल की रिपोर्ट व्यापक प्रचार के साथ एक वाकपटु दस्तावेज होनी चाहिए।
दूसरा देखें तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 की सिफारिश, ये क्या है, तो अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर राज्यीय परिषद का गठन करें। दूसरा, राज्यों को अधिकतम सीमा तक शक्ति सौंपें। फिर है कि अधिक राजकोषीय हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करें। फिर है राज्यपाल के रूप में निष्पक्ष अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति करें। राज्यपाल के पद के संबंध में पुंछी आयोग की सिफारिश देखें तो इसमें है कि राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर 6 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए ताकि विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब विकल्प स्वीकार हो और सहकारी संघवाद की भावना जो है वो इसका सम्मान हो सके। राज्य विधान मंडल को राज्यपाल को हटने यानी कि महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे यह कार्यालय राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अधिक जवाबदेह बन सके। राज्यपाल के कार्यालय की परिकल्पना एक स्वतंत्र निष्पक्ष प्राधिकरण के रूप में की गई है जो राज्य सरकार पर संवैधानिक शासन सुनिश्चित करता है। परंपराओं को मजबूत करना, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करना और आयोगों की सिफारिशों को लागू करना इस पद की गरिमा को बहाल करने और देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने में मददगार हो सकता है। राष्ट्रपति शासन देखें तो इसके विषय में विस्तार से देखते हैं कि अनुच्छेद 356 के हिसाब से संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने पर राज्य सरकार को निलंबित करके संघ का सीधा नियंत्रण स्थापित करने का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 355 द्वारा समर्थित है जो संघ को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि राज्यों में शासन संविधान के अनुसार चले और इस अवधि के दौरान राज्य की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की ओर से किया जाए। राष्ट्रपति शासन पर संवैधानिक प्रावधान देखें तो संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 तीन आपात स्थितियों का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। अनुच्छेद 355 के तहत संघ को राज्यों को बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से बचाना होगा और संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करना होगा। 356 में देखें तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति को राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लेने की अनुमति देता है, जिसमें कार्यकारी शक्तियां संघ के नियंत्रण में और विधायी शक्तियां संसद के पास होती है। अनुच्छेद 365 में देखें यदि कोई राज्य संघ के निर्देश का पालन नहीं करता है तो इसे शासन की विफलता माना जाता है, जिससे अनुच्छेद 356 लागू होता है। प्रक्रिया में देखें तो उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अवधि देखें तो 6 महीने के लिए वैध है, 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रीय आपातकाल या चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते। ठीक है। राष्ट्रपति शासन की मुख्य विशेषताओं को देखें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण, राष्ट्रपति सभी कार्यकारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है जबकि राज्यपाल केंद्र की ओर से राज्य का प्रशासन करता है। राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। विधायी प्राधिकार देखें तो संसद राज्य की विधायी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है और राज्य सूची के मामले में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 357 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में 1990 से लेकर 1996 तक। न्यायिक स्वतंत्रता देखें तो उच्च न्यायालय समान रूप से कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। ये सार्वभौमई 1994 का मामला है। इसके हिसाब से संसदीय अनुमोदन देखें तो लोकतांत्रिक जवाबदेही बनाए रखने के लिए उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। अवधि देखें तो प्रारंभ में 6 महीने, कठोर परिस्थिति में 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि चल रहा राष्ट्रीय आपातकाल या अव्यवहारिक चुनाव। उदाहरण के लिए पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक ऐसा हुआ था। मौलिक अधिकार देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत अनुच्छेद 19, 20 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकार अक्षुण्ण रहते हैं। राष्ट्रपति शासन की आलोचना और चुनौतियों को देखें तो अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग, ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को हटाने, केंद्र में सत्ता का केंद्रीकरण करने और सहकारी संघवाद को कमजोर करने के लिए किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि यह एक डेड लेटर बना रहे। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई ने 9 कांग्रेस शासित राज्यों को बर्खास्त कर दिया था। 1980 में इंदिरा गांधी ने 9 जनता पार्टी शासित राज्यों को बर्खास्त कर दिया था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। लागू करने के अस्पष्ट मानदंड संवैधानिक तंत्र की विफलता को परिभाषित नहीं करता है, जिससे व्यक्तिपरक व्याख्या और राजनीतिक रूप से प्रेरित उपयोग जो है उसकी गुंजाइश बनी रहती है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया। बिहार 2005 में देखें तो साक्ष्य के अभाव में विधानसभा भंग करना असंवैधानिक घोषित किया गया। संघवाद पर प्रभाव, इसमें देखें तो राष्ट्रपति शासन का बार बार इस्तेमाल राज्य की स्वायत्ता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। पुंछी आयोग 2010 में कहा गया कि अति केंद्रीकरण संघीय सिद्धांतों को कमजोर करता है। स्थगन संबंधी मुद्दे देखें तो यद्यपि इसका उद्देश्य समय से पहले विघटन को रोकना है, लेकिन इसका संवैधानिक आधार अस्पष्ट है, जिससे शासन के निरंतरता को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। उदाहरण के लिए सार्वभौमई 1994 ने अस्थायी निलंबन की अनुमति दी थी, लेकिन दुरुपयोग के प्रति चेतावनी दी थी। विलंबित न्यायिक निगरानी देखें तो अदालतें अक्सर तब हस्तक्षेप
हस्तक्षेप करती है जब राजनीतिक परिणाम अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश 2016 का मामला, बिहार का 2005 का मामला, जहां न्यायिक समीक्षा नुकसान को रोकने के लिए बहुत देर से शुरू हुई। अब राष्ट्रपति शासन की न्यायिक व्याख्या को देखें तो प्रारंभिक दृष्टिकोण देखें तो अनुच्छेद 365 सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा। न्यायिक समीक्षा समिति थी जिसे एकात्मक झुकाव को बल मिला। SR बम्बई 1994 का मामला ऐतिहासिक निर्णय था ये। इसमें है कि राष्ट्रपति शासन पूर्ण नहीं है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। दूसरा कि यह अंतिम उपाय होना चाहिए, राजनीतिक नहीं। तीसरा कि संसद की मंजूरी के बिना विधानसभा को भंग नहीं की जा सकती। चौथा कि बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण जो है वो अनिवार्य है। इसके बाद देखें तो रामेश्वर प्रसाद केस 2006 का मामला, बिहार विधानसभा को भंग करना असंवैधानिक माना गया। इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल केवल वास्तविक व्यवधानों के लिए ही किया जाना चाहिए। फिर है कि गुजरात मजदूर सभा केस 2020 का मामला, स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति शासन केवल तब लागू होगा जब आंतरिक अशांति संवैधानिक तंत्र को पंगु बना दे, सामान्य मुद्दों पर नहीं। राष्ट्रपति शासन पर सुधार और सिफारिशों को देखें तो सरकारी आयोग अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में करे। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाले किसी भी मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकते। पूंछी आयोग में है कि अनुच्छेद 355 को समाप्त होने के बाद ही अनुच्छेद 356 लागू करे। संशोधनों के माध्यम से SR बम्बई के फैसले के अनुरूप कार्य करे। पूर्ण विधानसभा विघटन से बचने के लिए स्थानीय आपातकाल का प्रस्ताव करे। उसके बाद है कि NCRWC स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके अनुच्छेद 365 का दुरुपयोग को रोके। राज्यपाल की विस्तृत रिपोर्ट सुनिश्चित करे। केंद्र के हस्तक्षेप से पहले विकल्पों को प्राथमिकता दे। इसके बाद है सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना। बहुमत परीक्षण अनिवार्य करे। संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिए जाने तक विधानसभा भंग न हो। कानूनी सुधार देखें तो संवैधानिक तंत्र की विफलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि पर पुनर्विचार करें। शासन की जवाबदेही, समय पर चुनाव सुनिश्चित करें। केंद्र के अतिक्रमण को कम करने के लिए स्थानीय शासन तंत्र को बढ़ावा दें। लोकतांत्रिक संतुलन देखें तो राष्ट्रपति शासन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक संकटकालीन सुरक्षा उपाय के रूप में देखें। न्यायिक जांच और संघवाद को सुदृढ़ करें। यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति शासन संघवाद और लोकतांत्रिक जवाबदेही का सम्मान करते हुए अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके उपयोग के लिए स्पष्ट मानदंड, सशक्त न्यायिक निगरानी और सक्रिय अंतर सरकारी संवाद यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुच्छेद 356 भारत के संघीय और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किए बिना शासन की स्थिरता बनाए रखें। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन को एक ऐसे प्रावधान के रूप में देखा था जिसका अधिकांशतः उपयोग नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसे राजनीतिक लाभ के साधन के बजाय एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा को बढ़ावा देना, शासन के विघटन की स्पष्ट परिभाषा देना और शीघ्र चुनाव सुनिश्चित करना इसके दुरुपयोग को रोकने में मदद कर सकता है। एक संतुलित दृष्टिकोण जो स्थिरता बनाए रखते हुए संघीय सिद्धांत को कायम रखता है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।